क्या चीन के किसी धोखे या लापरवाही की वजह से नेपाल में यह जल प्रलय आया? तबाही की तस्वीरें ऐसी कि इंसान देखकर कांप जाए। सैकड़ों लोगों की मौत हुई, 1000 से ज्यादा लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। नेपाल के पहाड़ी जिले रसुआ में भोटेकाशी नदी में आए जबरदस्त फ्लैश फ्लड से बहुत बड़ी तबाही आई। तबाही की तस्वीरें ऐसी कि इंसान देखकर कांप जाए। सैकड़ों लोगों की मौत हुई, 1000 से ज्यादा लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। इस बाढ़ ने नदी के किनारे बसे इलाकों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या चीन के किसी धोखे या लापरवाही की वजह से नेपाल में यह जल प्रलय आया? सवाल उठ रहे हैं कि तिब्बत की तरफ से समय रहते नेपाल को जानकारी क्यों नहीं दी गई और क्या इस तबाही को कम किया जा सकता था? लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए भावनाओं से नहीं, तथ्यों से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि बाढ़ आई कैसे। दरअसल 26 अगस्त को नेपाल के रसुआ इलाके में भोटेकाशी नदी अचानक बेहद उग्र हो गई। कुछ ही समय में पानी, कीचड़, पत्थर और बर्फ का ऐसा सैलाब आया कि सड़कें, पुल, घर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक बह गए। इसका असर नेपाल के रासुआ और आसपास के इलाकों के साथ साथ चीन के तिब्बत वाले हिस्से में भी पड़ा। लेकिन यह सामान्य बारिश से आई बाढ़ जैसी घटना नहीं थी। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों और विशेषज्ञों के शुरुआती आकलन के मुताबिक करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। इस बर्फ और चट्टान के गिरने से भारी मात्रा में मलबा नदी में पहुंचा और अचानक पानी और मलबे की विशाल लहर नीचे की तरफ दौड़ गई। भोटेकाशी और त्रिशूली नदी तंत्र में इस अचानक आई लहर ने नीचे की तरफ पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा दिया। कुछ जगहों पर करीब आधे घंटे में नदी का जल स्तर कई मीटर तक बढ़ गया। लेकिन सवाल है कि चीन पर आरोप क्यों लग रहे हैं, तो इसकी वजह समझना जरूरी है। नेपाल और चीन की सीमा के दोनों तरफ हिमालयी ग्लेशियर और नदियां हैं। कई नदियों का स्रोत तिब्बत की तरफ से और उनका पानी नेपाल की तरफ से आता है। इसलिए अगर चीन के हिस्से में कोई ग्लेशियर टूटता है, ग्लेशियर झील फटती है या नदी का रास्ता किसी मलबे से अचानक बंद होकर खुलता है, तो उसका असर नेपाल तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि नेपाल में लंबे समय से मांग होती रही है कि चीन और नेपाल के बीच हिमालयी आपदाओं को लेकर रियल टाइम सूचना साझा करने की व्यवस्था मजबूत हो। ताजा घटना के बाद नेपाल में इसी कमी पर सवाल उठे हैं। नेपाल सरकार ने भी चीन से रियल टाइम डेटा और घटना की जानकारी मांगी है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। चीन से समय पर सूचना नहीं मिली और चीन ने जानबूझकर बाढ़ पैदा की, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। पहले आरोप के पक्ष में सवाल और सबूत मौजूद हैं, लेकिन दूसरे आरोप यानी चीन ने जानबूझकर पानी छोड़कर नेपाल में तबाही मचाई, इसका अभी कोई विश्वसनीय या आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है। बल्कि ताजा वैज्ञानिक आकलन बाढ़ की शुरुआत नेपाल चीन सीमा के आसपास ग्लेशियर और चट्टान के टूटने से जोड़ रहे हैं। अब सवाल, क्या इसमें किसी तरह के भूकंप का भी रोल है? यह सवाल इसलिए क्योंकि घटना के कुछ मिनट पहले सीमा के पास 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। नेपाल के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इस भूकंप ने ग्लेशियर या बर्फ चट्टान के हिस्से को अस्थिर किया होगा। लेकिन यहां सिर्फ एक आकलन लगाया जा सकता है, क्योंकि भूकंप और ग्लेशियर टूटने के बीच सीधा कारण परिणाम संबंध अभी अंतिम रूप से साबित नहीं हुआ है। वैज्ञानिक जांच अभी भी जारी है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों ने ग्लेशियर के बड़े हिस्से के टूटने की पुष्टि की है, लेकिन उसे किस चीज ने ट्रिगर किया, इस पर अभी जांच जारी है। लेकिन क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी, यह समझना जरूरी है और यही कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी प्राकृतिक घटना को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। ग्लेशियर टूटने से रोका नहीं जा सकता, भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे होने वाली मौत और तबाही को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और यहीं नेपाल की तैयारी पर सवाल उठते हैं। अब अगर वजहों पर गहराई से गौर करें
तो वार्निंग सिस्टम की सबसे बड़ी कमी एक वजह कही जा सकती है। क्योंकि नेपाल पहले से जानता है कि हिमालयी इलाकों में ग्लेशियर झील और ग्लेशियर से जुड़ी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। 2025 में भी इसी रासुआ इलाके में तिब्बत की तरफ से ग्लेशियर झील के फटने से भोटे काशी में बड़ी बाढ़ आई थी। उस घटना के बाद भी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि हिमालय में ग्लेशियर और छोटी छोटी अस्थायी झीलों की निगरानी बढ़ानी होगी। लेकिन समस्या यह है कि हर संभावित खतरे वाली जगह पर निगरानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं है। 2025 की एक रिपोर्ट में नेपाल में संभावित खतरनाक ग्लेशियल झीलों की संख्या और अर्ली वार्निंग सिस्टम की सीमित पहुंच को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी। यानी खतरा नया नहीं था, बल्कि नई बात यह थी कि इस बार खतरा कितनी तेजी से सामने आया। अब सबसे अहम सवाल, क्या इस बार तबाही रोकी जा सकती थी? तो जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन नुकसान कम जरूर किया जा सकता था। और यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर सीमा के दोनों तरफ रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ग्लेशियर और ग्लेशियल झीलों की निगरानी, नदी के जल स्तर के ऑटोमेटिक सेंसर, भूकंप के बाद तत्काल खतरे का आकलन और नेपाल तक तुरंत अलर्ट पहुंचाने की व्यवस्था होती, तो नीचे रहने वाले लोगों को कुछ समय पहले चेतावनी मिल सकती थी। लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली है कि हर फ्लैश फ्लड में घंटों का समय मिलना जरूरी नहीं है। कभी कभी 10 से 20 मिनट की चेतावनी भी जान बचा सकती है। लोग नदी किनारे से हट सकते हैं, हाइड्रो पावर साइट पर काम रोका जा सकता है, सड़क पर चल रहे वाहनों को रोका जा सकता है, सीमा चौकियों को खाली कराया जा सकता है, आसपास जो भी पर्यटक या तीर्थ यात्री हैं उनको सुरक्षित जगहों पर, सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकता है। यानी प्रलय को रोकना मुश्किल था, लेकिन उसके मानवीय नुकसान को कम करना संभव था। तो फिर चूक आखिर कहां हुई? इस मामले में चूक को सिर्फ एक देश के खाते में डालना सही नहीं होगा। पहली चूक है सीमा पर अर्ली वार्निंग की कमी, क्योंकि नदी और ग्लेशियर राजनीतिक सीमा नहीं देखते। अगर खतरे का स्रोत चीन के हिस्से में है और असर नेपाल में होना है, तो दोनों देशों के बीच तत्काल सूचना साझा करने की व्यवस्था जरूरी है। दूसरी चूक की बात करें तो दूसरी चूक है खतरनाक इलाकों में बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में सड़कें, पुल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बड़ी संख्या में नदियों के आसपास बने हैं। ऐसे में जब अचानक बर्फ, पत्थर और पानी का विशाल लहर आता है, तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर खुद नुकसान को बढ़ाने वाला फैक्टर बन जाता है। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है बदलता हिमालय। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालयी ग्लेशियर तेजी से बदल रहे हैं। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पीछे हटते हैं, नई छोटी ग्लेशियल झीलें बनती हैं और बर्फ और चट्टानों की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। ICIMOD ने भी इस घटना के बाद कहा है कि हिमालय में बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी आपदाओं की गंभीरता और जोखिम बढ़ रहे हैं। तो इस घटना को सिर्फ चीन ने धोखा दिया कहकर खत्म कर देना सबसे आसान जवाब होगा, लेकिन उससे असली समस्या छिप जाएगी। सही सवाल यह है कि क्या नेपाल और चीन के बीच ऐसा सिस्टम है जो सीमा के उस पार पैदा हुए खतरे की सूचना सीमा के इस पार रहने वाले लोगों तक तुरंत पहुंचाया जा सके? अगर नहीं है तो बनना चाहिए। क्या नेपाल ने अपने सभी संवेदनशील ग्लेशियरों और अस्थायी ग्लेशियल झीलों की पर्याप्त निगरानी की है? अगर नहीं तो इसकी निगरानी करनी होगी। क्या नदी किनारे बने इंफ्रास्ट्रक्चर और को क्लाइमेट और ग्लेशियल डिजास्टर रिस्क के हिसाब से डिजाइन किया गया है? अगर इसका भी जवाब नहीं है तो प्लानिंग बदलनी होगी। और क्या पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल तैयार है? अगर नहीं तो यह सबसे जरूरी कामों में से एक है। कुल मिलाकर इस प्रलय को शायद रोका नहीं जा सकता था, लेकिन बेहतर निगरानी, अर्ली वार्निंग और इवैक्यूएशन व्यवस्था होती तो इसकी मानवीय कीमत कम की जा सकती थी, नुकसान कम किया जा सकता था। वैसे सीमा के पास आया 4.4 तीव्रता का भूकंप संभावित ट्रिगर माना जा रहा है, लेकिन इसकी अंतिम वैज्ञानिक पुष्टि अभी बाकी है। हाँ, नेपाल और चीन के बीच रियल टाइम आपदा सूचना साझा करना की कमी एक गंभीर कमजोरी
कही जा सकती है।